जय श्री कृष्णा। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो भगवान की तरफ से तो हमें बचपन से ही मिला है, लेकिन जैसा बाकी चीज़ों के साथ होता है कि जो हमें भगवान देते हैं हम अपने जीवन में उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये ऐसा गुण है, ये ऐसी क्वालिटी है, ये एक ऐसी हैबिट है जिसको धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। अगर हम इसको ना भूलें, मजबूती के साथ इसको और ज़्यादा मजबूत करते जाएं, सीखते जाएं, तो इससे हमारे आने वाले जो भी सपने हैं, हम जो भी बनना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, उन सब में बड़ी हेल्प हो जाएगी। जब बचपन में हम सब बोलना सीख रहे थे तो हम में से किसी को भाषा का ज्ञान नहीं था। माँ, पापा, मामा, बुआ, चाचा, ऐसे छोटा छोटा शुरू करके धीरे धीरे हमने अपनी सीखने की ललक भी बढ़ाई थी और हमने कभी हार नहीं मानी थी। हमने कभी अपने आप से ये नहीं कहा था कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जब हम सब ने चलना सीखा था, कि हम सबका अपना खुद का अनुभव है, इसके लिए कोई शास्त्र नहीं चाहिए, इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, इसके लिए कोई किताबें नहीं चाहिए। जब हम सब ने चलना सीखा था तो पहले घुटनों के बल चलते थे, फिर धीरे धीरे किसी का सहारा लेके खड़े होना सीखा था, फिर धीरे धीरे डगमगाते हुए आगे बढ़ना सीखा था। कई बार गिरे थे, कई बार उठे थे, और गिरते उठते हम चलना भी सीख गए और दौड़ना भी सीख गए। ये तो हम सबका अनुभव है। आप सहमत होंगे इस बात में। जीवन के कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं उस क्वालिटी का, उस हैबिट का नाम है रिजिलियंस, जिसको हिंदी में लचीलापन भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। गिरकर उठ खड़े होने की जो हम सब में काबिलियत होती है, क्षमता होती है, उसी को रिजिलियंस कहते हैं। असफलता मिले ये मुमकिन है, कोई पहली बार में सफल नहीं होता। हाँ, हो सकता है कुछ लोग हो जाते हों, लेकिन ज़्यादातर जो हम जैसे लोग हैं वो कई बार फेलियर से होके गुजरते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और इसके बाद जाके सफल होते हैं। इस पूरी जर्नी में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो ये होती है कि हम हार नहीं मानते, हम अपने आप को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से हमें पार होना है, उबरना है। हमको उन मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकने। ये जो पावर है, ये जो क्षमता है, जो बचपन से ही हम सब में है और हम अब उसको भूल रहे हैं, इसको एक बार फिर से जगाने के लिए, इस रिजिलियंस को बढ़ाने के लिए आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स फेस कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ये क्षमता जो बचपन से थी वो आगे भी बनी रहे। आपको हार नहीं माननी है, आपको कुछ नया सीखते हुए और ज़्यादा मेहनत करते हुए और सही जगह, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और ऐसा नहीं है कि जिनकी नौकरी लग गई, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने अपना खुद का कारोबार किया, उन सबको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। रिजिलियंस की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ने वाली है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब भी ऑफिस में सब दिन एक जैसे थोड़ी होंगे, कभी दिन अच्छे होंगे, कभी नहीं अच्छे होंगे। तो जब दिन नहीं अच्छा होगा तब भी आपको रिजिलियंस की ज़रूरत होगी। ऐसे ही बिजनेस में हमेशा तो दिवाली नहीं आएगी, हमेशा तो जो है रक्षाबंधन नहीं आएगा। कभी वो दिन भी आएंगे जब दूर कहीं त्यौहार होगा और ग्राहक एक भी नहीं आ रहा होगा, उस समय भी आपको रिजिलियंस की ज़रूरत होगी। ऐसे ही जब आप अपना कारोबार करेंगे, स्टार्टिंग में जब आपका टर्नओवर कम होगा, फुटफॉल कम होगा, तब आपको भी रिजिलियंस की ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो ये आपके आज से लेकर और आने वाले भविष्य तक काम आने वाली क्वालिटी है। इस हैबिट को आपको मजबूत करना है, इसको जानना है और इस पे काम करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ी सी असफलता का स्वाद चखते ही हार मान लेता हूँ, मेहनत करना बंद कर देता हूँ, अपना गोल अलग कर लेता हूँ और फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। रीट्यून क्यों नहीं करता हूँ, रीस्टार्ट क्यों नहीं करता हूँ? कहीं इसकी वजह से मैं अपनी मंजिल से दूर तो नहीं रह जाता हूँ, कहीं मेरे गोल्स दूर तो नहीं रह सकते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक कि आप स्वयं हार ना मान लें और आप मेहनत करना, कोशिश करना बंद ना कर दें। तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। तो जब तक आपके अंदर रिजिलियंस रहेगा, जब तक आप गिर के खड़े होने की क्षमता को बरकरार रखेंगे, तब तक आपको कोई गिरा नहीं सकता। आप हमेशा उठकर खड़े हो जाएंगे, दुगने उत्साह के साथ खड़े हो जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा जोश के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर लगता हो कि केवल स्टूडेंट्स, मनुष्यों के लिए ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। हमने रबड़ का एग्जाम्पल देखा है। गेटिस रबड़, उसको खींच दीजिए और वापस फिर वो अपनी स्थान पे जैसी थी वैसी स्थिति में आ जाती है। तो जब निर्जीव चीज़ों में ये गुण है, बचपन से हम में ये गुण रहा है, तो आगे भी इसको बनाए रखना है। इसको आगे के लिए हमें कमज़ोर नहीं होने देना है। चाहे कोई मार्केट हो, उसमें भी हमेशा बूम नहीं होता। कभी बुल फेज आता है तो कभी वहाँ पे बियरिश फेज आता है। तो उसमें जो लंबे समय टिकने वाले होते हैं वो भी कभी हार नहीं मानते, वो भी रिजिलियंस का परिचय देते हैं। ऐसे ही जापान जैसी कंट्रीज़, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, हम सब ने एक बार फिर से न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरे थे, उसके बाद कितनी बुरी स्थिति में जापान पहुंच गया था। लेकिन आज जापान टेक्नोलॉजी के नए आयाम गढ़ता है, जीडीपी में टॉप 5 कंट्रीज़ में है। तो ऐसे देशों से भी यही पता चलता है कि गिर जाना बुरी बात नहीं है, गिर जाना बड़ी बात नहीं है। ना बुरी बात है ना बड़ी बात है, ये तो होता ही रहेगा जीवन में। बस जो ध्यान रखना है वो हमें फिर से खड़े होने की क्षमता को बरकरार रखना है। और जैसा कि कुमार साकेत जी पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा जीए के लिए भी बताइए। देखिए भाई, जीए तो ऐसा है कि जीवन के जो भी आपके प्रारंभिक दौर थे, जब आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स ये सब सब्जेक्ट पढ़े थे, तब से लेके, और जो हम सब साइंस साइड वाले लोग हैं उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो जीए हम सब की बन गई कमजोरी, क्योंकि हम सब तो बस पास होने के लिए सोशल साइंस को पढ़ते थे। आज जो है सोशल साइंस जो है पूरा एक पेपर बन के आ जाता है, वो हमारे लिए सबसे टेढ़ी खीर, सबसे मुश्किल साबित होता है। तो जैसे हमने अपनी मैथ्स को सालों साल मेहनत करके इम्प्रूव किया है, रीजनिंग को सालों साल मेहनत करके इम्प्रूव किया है, इंग्लिश को सालों साल मेहनत करके इम्प्रूव किया है, ऐसे ही हम सब जीए को भी सालों साल मेहनत करके ही इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट कट्स यू शॉर्ट। तो क्या किया जाए? एग्ज़ाम तो देना है, नंबर भी लाने हैं। अब सालों साल तो बचा नहीं, 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है। इसमें कैसे कर सकते? तो देखिए, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स पे मेहनत कर रहे हैं, आप जीए पे भी मेहनत करिए। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आज से ही जिनसे भी आपको सुनने में ज़्यादा समझ में आता हो, जिनका पढ़ाया हुआ आप ज़्यादा देर तक गेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा के उसको रिवाइज जब करते हैं या रिकॉल करते हैं, तो आपको ये लगता है कि हाँ, उन्होंने इस बात को ऐसे एग्जाम्पल दे के समझाया था, या इतनी बार इसका रिवीजन करा दिया था कि मुझे याद रहता है। तो ऐसे एक टीचर को सबसे पहले पकड़िए। जीए बाई पीयूष सर एक बहुत बढ़िया चैनल है। अगर बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं आप और इंश्योरेंस के एस्पिरेंट हैं, एसएससी सीजीएल के लिए आपको खोजना पड़ेगा कि उस लेवल पे कौन पढ़ाता है। कई सालों से पढ़ा रहे हैं, बार बार रिवीजन कराते हैं, अच्छे महत्वपूर्ण जो भी तथ्य आते हैं उनको इतनी बार वो अपनी क्लासेस के माध्यम से
रिवाइज करा देते हैं कि धीरे धीरे वो बैठ जाता है। हाँ, मैं उनका पेड बैच लेने की ज़्यादा सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि उनका डेली क्लास आप सुबह ले लीजिए, शाम को एक उनका वीकली या जो बेस्ट 200 की प्लेलिस्ट है उससे एक एक करके डेली आप देखेंगे। तो अगर आप वीकली की प्लेलिस्ट से चल रहे हैं तो 4 वीक यानी 4 दिन, 4 से 5 वीक होते हैं एक महीने में, और 6 महीने के लिए आपको 24 to 26 डेज लगेंगे। 6 महीने का आपका रिवीजन हो जाएगा, या यूँ हम कहें कि एक महीने के अंदर आप 7 महीने का रिवीजन कर लेंगे। और जब 7 महीने का रिवीजन एक महीने में हो जाएगा तो 3 महीने में 3 बार रिवीजन हो जाएगा पिछले 7 महीने का, और डेली क्लास आप लेते रहिए तो 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। डेली क्लास के माध्यम से आपको कई बातें कई बार रिवाइज हो जाएंगी, और आपके मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 50 नंबर में से 20 नंबर तो कहीं नहीं गए केवल इतना करने से। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। डेली एक मॉर्निंग क्लास और एक वीकली या टॉप 200 बेस्ट 200 जो उनकी प्लेलिस्ट है उससे क्लास, ये 2 चीज़ें आप करते जाइए। जीए के लिए आपको और कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जीए बाय पीयूष सर। मॉर्निंग क्लास डेली डोज और वीकली क्लास वीकेंड में आती है, वो आपकी मॉर्निंग में रहेगी। रिवीजन आपका वीकली क्लास और बेस्ट 200 प्लेलिस्ट से डेली एक क्लास का होगा। 6-7 महीने का एक महीने में रिवाइज हो जाएगा। 3 महीने रिवीजन करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अच्छा खासा रिकॉल आपको एग्ज़ाम में हो जाएगा ऑप्शन देख के, और आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे आरआरबी मेंस में, एसबीआई मेंस में और आईबीपीएस मेंस में, तीनों में जीए में बहुत अच्छे नंबर आए थे, और इसी वजह से मुझे बैंकिंग में अपना कैरियर शुरू करने में मदद भी मिली। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी को मैथ ने सिलेक्शन दिलाया होगा, किसी को इंग्लिश ने सिलेक्शन दिलाया होगा, किसी को रीजनिंग ने सिलेक्शन दिलाया होगा, मेरा सिलेक्शन जीए बाय पीयूष सर से हुआ है, वो भी जीए की वजह से। तो जीए के लिए मैं यही एडवाइस देता हूँ आपको, मेहनत करिए। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको कमज़ोर मत रहने दीजिए, उसको अपनी आप मजबूती बनाइए, और ये आप हर सब्जेक्ट में करिए। जो टॉपिक आपको आज वीक लगता है वो वीक इसलिए नहीं है कि आप उसमें वीक हैं, वो इसलिए वीक है क्योंकि अभी आपको उसमें मेहनत करना बाकी है। आपको अभी और उसमें मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है और सही तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वांट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्वांट्स में हमेशा मैं 3 टीचर्स का नाम लेता हूँ। इनमें से मैंने हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ा था, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप मैथ में बहुत प्रो नहीं हैं और थोड़ा बेसिक से आपको एक बार रिवाइज भी करना है तो सीधे हर्षल अग्रवाल सर के पास मत जाइएगा, नहीं तो मैथ जो है थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगी, क्योंकि वो पीओ लेवल का पढ़ाते हैं। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और क्वांट की आप तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे स्टूडेंट मैथ के रहे हैं तो हर्षल अग्रवाल सर से शुरू करिए, नहीं तो 2 और इंडस्ट्री में बढ़िया टीचर हैं उन्हीं के लेवल के। हाँ, ऐसे टीचर के चक्कर में मत पड़ जाइएगा जो आपको प्रीलिम्स तक ही पहुंचा पाए, क्योंकि जर्नी जो है वो प्रीलिम्स और मेंस तक जाती है। आपका काम होना चाहिए कि आप या तो हर्षल अग्रवाल सर के साथ जुड़िए, या आशीष अरोड़ा सर के साथ जुड़िए जो यशफ सर के साथ जुड़े हुए हैं, और या फिर आप कौशिक मोहंती सर से जुड़िए। ये तीनों टीचर एक ही लेवल के हैं, एक जैसा उनका पढ़ाने का अंदाज है, जिससे आपको सबसे अच्छा समझ में आता है। सबके यूट्यूब में चैनल है, आप पहले 10-15 दिन यूट्यूब में उनसे सीखिए, जिसका बताया हुआ आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है उसको फाइनल कर लीजिए, उसी से अपनी प्रीलिम से लेकर मेंस तक की जर्नी पूरी कीजिए। अर्थमेटिक में कुछ टॉपिक को स्किप किया है सर, हाँ ठीक है। देखिए, सब कुछ कोई नहीं करता है। मैं अगर यूपी की बात करूं तो अभी वैकेंसी आपको कम दिख रही है, फिर भी एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बताता हूं आपको, आप 65 नंबर टारगेट करके चलिए या 70 टारगेट करके चलिए। 65 तक आ जाएंगे आपके तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और मेंस में आज तक यूपी का इतिहास है, 60 नंबर से ज़्यादा कभी कट ऑफ एक्स सर्विसमैन का गया नहीं है। तो आप भगवान पे भरोसा रखिए, इस बार भी 60 से ज़्यादा नंबर नहीं जाएंगे। और एसबीआई के केस में बात ये होती है कि आपको 60 नंबर चाहे जीए से मिल जाए, चाहे इंग्लिश से मिल जाए, चाहे क्वांट से मिल जाए, चाहे रीजनिंग से मिल जाए, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। हाँ, बाकी सब में सेक्शनल कट ऑफ है, तो आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी पे
ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके भाग्य में SBI लिखा है, IBPS लिखा है, RRB लिखा है, कहाँ आपको भगवान लेके जाएंगे। वो आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। ठीक है, अब गौरव त्यागी जी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो SBI नहीं ज्वाइन करते हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अच्छा और मतलब बेनिफिट्स होते हैं, अपने अपने प्रोज कॉन्स होते हैं। तो ठीक है, जिसकी अब किसी की थाली में अगर 3 चीज़ें हैं तो उसके पास तो ये ऑप्शन रहता है कि वो उनमें से क्या खाए, है ना। अगर आपके तीनों एग्ज़ाम क्लियर हो जाएं, SBI, IBPS, RRB, और फिर आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा मेरे घर के सबसे पास पोस्टिंग दे रहा है, कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा, है ना। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन एक में ही हुआ तो आपके पास ये चॉइस रह नहीं जाएगी। इसलिए आप तीनों की तैयारी करिए, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए, जो आपके पास सबसे बेस्ट चॉइस होगी उसके साथ आप जाइएगा। हाँ, 2 बातें मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास चॉइस है कि आप घर से दूर रह के सेवा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, तो आपके पास IBACIO है, आपके पास SSC CGL है और आपके पास रेलवेज़ है। ये तीनों भी आपके ऑप्शंस रहने चाहिए आपके पास में, केवल बैंकिंग के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, बैंकिंग अपने फ़ायदे हैं, जब आप घर के आसपास पोस्टिंग रहेंगे तब आपको बैंकिंग का असली मज़ा दिखाई देगा। अगर आप घर से दूर किसी और स्टेट से फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो फिर से एक बार कंसीडर करिएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा एडवांटेज है बैंकिंग का, अपने घर में रहने का, वो आप खो देंगे। फिर आप SSC CGL, IBACIO या रेलवेज़ के साथ जुड़ के नौकरी करिएगा। बाकी आप सब मेहनत कर रहे होंगे। जो भी आपके इंडिविजुअल टॉपिक के डाउट हैं, तो मेरा ये सजेशन रहता है, मेरी ये स्ट्रैटेजी भी रही है कि आप इंडिविजुअल टॉपिक को, जैसे चाइनीज़ कोडिंग की बात चल रही है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं जिस में वीक हूँ उस वीकनेस को दूर करने के लिए मैं YouTube में उस टॉपिक का नाम डाल दूंगा। उससे रिलेटेड जो टीचर्स मैंने बताए हैं उन टीचर्स के वीडियोस आप देख लेंगे, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद स्मार्ट कीड़ा का एक स्पीड ड्रिल्स आता है। ये जो स्पीड ड्रिल्स है, इसमें आपके पास चॉइस है अपने पसंद का टॉपिक चुनने की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चुनने की। उसमें टाइमर के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने को मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो आप YouTube से टॉपिक को क्लियर करिए और स्मार्ट कीड़ा का जो स्पीड ड्रिल्स हैं उससे आप उसको टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 क्वेश्चंस का लगा के, 10 क्वेश्चन का टाइमर लगा के उस टॉपिक, 2 टॉपिक, 5 टॉपिक सेलेक्ट करके अपने हिसाब से आप अच्छी प्रैक्टिस करिए। इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चाइनीज़ कोडिंग जो है वो चाइना की जैसी नहीं है वो भी जो है लॉजिकल रीजनिंग ही है। आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तो चाइनीज़ कोडिंग भी क्रैक हो जाएगी। और इस साल का जो है, पिछले साल का तो मैं नहीं कहता, पिछले साल तो ज़्यादा टफ थे। SBI का जो 2025 के अप्रैल वाला जो मेंस था उसमें तो चाइनीज़ कोडिंग बहुत टफ थी, लेकिन जो IBPS, RRB और SBI 2025 के लास्ट में हुए, नवंबर दिसंबर में या फरवरी को, 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, उन सबको अगर हम देखें तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला मेंस के क्वेश्चन थे वो आसान थे। जिन लोगों ने इनको अटेम्प्ट किया वो सॉलिड नंबर निकाल ले गए और उनका सिलेक्शन अधिक आसानी से हो गया। उनका रीजनिंग का कट ऑफ बड़ी आसानी से क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक को आप ब्लैंक नहीं छोड़िएगा। ये आपको 5-10 नंबर, जो भी 2 नंबर वाले में आ जाएगा तो 10 नंबर, अदरवाइज़ 5 नंबर दे के जाएगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए और स्पीड ड्रिल्स इसमें बहुत मदद करने वाली है। आप प्रैक्टिस पे कमजोरी नहीं रखिएगा, मॉक देते रहिएगा, हर दिन एक मॉक। अब प्रीलिम्स की यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, पढ़ें ना पढ़ें, मॉक डेली देना है और मॉक की एनालिसिस करनी है। वहाँ से पता चल जाएगा कि अभी किस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और वीक में एक दिन मेंस का ज़रूर आप फुल फ्लेज मॉक दीजिए। वहाँ से आपको मेंस की तरफ भी आप धीरे धीरे अपना रुझान बनाना है, अपना मूड स्विंग करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप सोचेंगे कि मेंस हो जाए तो फिर आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। तो इसी साल हम लोग को प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है। आप इस जर्नी को इसी साल कंप्लीट करते हैं, अगले साल कुछ और किया जाएगा। कितने साल तक यही सब चलने देंगे। चलिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब हंसते मुस्कुराते रहें और अपने जीवन के जो भी लक्ष्य आपने बनाए हैं उन सबको पाते रहें।
जय श्री कृष्णा।